हेलो गाइस, वेलकम टू गेट फॉर गिग्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्राफ्स में कितने टाइप्स ऑफ एजेस होती हैं। रिसेंटली गेट में क्रॉस एज, बैक एज पे बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं और ये टॉपिक मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, बट आज की वीडियो में आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा और इस पे बेस्ड जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आप सारे आगे से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपके साथ एक चार्ट भी शेयर करूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ के बीएफएस और डीएफएस में कौन सी एजेस प्रेजेंट होती हैं और कौन सी प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस बेसिकली 4 टाइप की एजेस होती हैं किसी भी ग्राफ में: ट्री एज, फॉरवर्ड एज, क्रॉस एज एंड बैक एज। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं सारी एजेस की एक एक करके। अगर आपने एक बार डेफिनेशन अच्छे से समझ ली और उसकी वर्डिंग्स अच्छे से समझ ली तो आप डेफिनेशन को यूज़ करके ही कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं आपको डेफिनेशन समझा दूँ, उसके बाद उनको मैं एक ग्राफ पे या एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। तो ट्री एज क्या होता है गाइस? बेसिकली क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ग्राफ दिया हुआ होता है, ग्राफ से आप डीएफएस या बीएफएस लगा के उसका पहले ट्री बनाते हैं। तो ट्री एज क्या होता है? ग्राफ में जो एज नहीं आती, एज विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्राफ बट प्रेजेंट इन डीएफएस और बीएफएस ट्री, विच इज़ कॉल्ड डीएफटी और बीएफटी ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड ट्री एज। जब आप डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल या फिर ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल करके ट्री निकालते हैं, उसमें जो एज होती है वो ट्री एज होती है, फॉरवर्ड एज। अब फॉरवर्ड एज बहुत ही ध्यान से नोट करिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ नॉन ट्री एज। यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो है नॉन ट्री एज। इसको ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। फॉरवर्ड एज हमेशा नॉन ट्री एज होती है। तो गाइस अभी हमने देखा ट्री एज क्या होती है। ट्री एज वो होती है जो कि डीएफटी या बीएफटी में आती है, जो कि हमारे ट्री में आती है। तो नॉन ट्री एज क्या हो जाएगी? ग्राफ में ट्री एजेस को हटा के जो एजेस बची वो नॉन ट्री एज हो जाएगी। तो फॉरवर्ड एज हमेशा नॉन ट्री एज होती है, सच डैट देयर एग्जिस्ट अ पाथ। सपोज यू कॉमा वी, ग्राफ में एक एज है जो कि ट्री में प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमारी फॉरवर्ड एज कब कहलाएगी? जब उन दोनों u कॉमा वी, दो जो नोड्स हैं उन दोनों के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करेगा। किसमें? ट्री के अंदर पाथ अगर एग्जिस्ट करेगा u कॉमा वी में, तब वो वाली एज नॉन ट्री एज फॉरवर्ड एज कहलाएगी। सिमिलरली हो सकता है आपको अभी थोड़ा कम क्लियर हो रहा हो, बट सेम चीज़ मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगी तो चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सेम चीज़ क्रॉस एज। क्रॉस एज भी हमारी नॉन ट्री एज होती है, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखना। नॉन ट्री एज, नॉन ट्री एज होती है यू कॉमा वी, यू कॉमा यू हमारा एक नोड है, वी हमारा अनदर नोड है, सच डैट वो दोनों एक दूसरे के एंसेस्टर नहीं होते हैं। एंसेस्टर किस में नहीं होते हैं? सेम चीज़ ट्री में। जो ट्री भी एक तरीके का ग्राफ होता है गाइस। ट्री इज़ ऑल्सो अ ग्राफ। ट्री इज़ कॉल्ड अ मिनिमल ग्राफ, जिसमें मिनिमम एजेस होती हैं पर वर्टिसेस हमारी सेम होती है, नोड्स हमारे सारे प्रेजेंट होते हैं जो ग्राफ में होते हैं। तो ट्री भी एक तरीके का ग्राफ है। तो हम क्रॉस एज को कैसे देखते हैं? नॉन ट्री एज जो हमारा ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है उसमें से वो वाली एज, सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो एज नॉन ट्री एज होनी चाहिए। ओके, सेटिस्फाइड। इफ़ सेटिस्फाइड देन आप चेक करोगे कि उसमें जो यू कॉमा वी दो नोड्स हैं वो हम ट्री पे आएंगे और फिर ट्री में चेक करेंगे कि वो एक दूसरे के एंसेस्टर नहीं होने चाहिए। इफ़ सेटिस्फाइड देन वो एज क्रॉस एज कहलाती है। नेक्स्ट एज है हमारी बैक एज। बैक एज भी गाइस हमारी नॉन ट्री एज होती है, ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। अब सेम इसमें भी वही है, ग्राफ में आप वो वाली एजेस देखेंगे पहले जो ट्री में नहीं आ रही। तो फर्स्ट केस नॉन ट्री एज अगर सेटिस्फाइड है तो यू कॉमा वी के बीच में अगर फिर आप ट्री पे आते हैं, इसमें भी सेम चीज़ है, ट्री पे आएंगे आप और चेक करेंगे कि अगर ट्री में वी हमारा एंसेस्टर है यू का तो वो एज बैक एज कहलाती है। क्वेश्चन से आपको एग्जांपल से भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, अगर हमारे ग्राफ में बैक एज प्रेजेंट है तो साइकिल 100% होगी हमारे ग्राफ में। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा गाइस। डेफिनेशंस आप कहीं पे नोट कर लें अच्छे से। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं कुछ चीज़ें जो इधर लिख दूँ, नॉन ट्री एज कौन सी एज होती है? नॉट इन डीएफटी या फिर बीएफटी ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, लिख दिया है। अभी आप इसको एग्जांपल से समझिएगा।
तो गाइस चलिए अब एक एग्जांपल से इस टॉपिक को अच्छे से और समझते हैं। एक ग्राफ मैंने बना लिया है जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स दिख रहे हैं विद ऑल द एजेस डायरेक्टेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब गाइस होता क्या है, ये तो आपको ग्राफ गिवन है। ग्राफ गिवन है मतलब अभी आपके पास ट्री नहीं बना हुआ है, तो एजेस ट्री है या नॉन ट्री है, सारी एजेस नॉन ट्री हैं। मतलब आप इस चीज़ को ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब मैं सबसे पहले इसका एक डीएफटी बना, आपको मैं डीएफटी का एग्जांपल लेके बताती हूँ। तो चलिए इसका एक डीएफटी बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा सोर्स नोड है। 1 से स्टार्ट करते हैं। डीएफटी में आपको पता ही है हमको मैक्सिमम चाइल्ड की डेप्थ तक जाना होता है, और जब हमारे पास और एक्सप्लोर करने के लिए चाइल्ड नोड नहीं होता तो हम रिवर्स बैक ट्रैक करते हैं, स्टैक से पॉप आउट करते जाते हैं नोड्स को। तो सपोज़ मैंने इसका डीएफटी करना है। जब मैं इसका डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल करूँगी और मैं 1 से स्टार्ट करूँगी, 1 से मैंने स्टार्ट किया। मैं सबसे पहले 1 के मेरे पास बहुत सारे चाइल्ड नोड हैं, 2 4 और 3। बहुत सारे मल्टीपल डीएफटीज पॉसिबल हैं इस ग्राफ के। आपको जहाँ तक है क्वेश्चन में गिवन होगा क्या डीएफटी है या फिर क्या केसेस या क्या कंडीशंस है। तो मैं 1 के बाद 2 पे जा रही हूँ। 2 के बाद आई हैव ऑप्शन 4 एंड 5। आई एम गोइंग टू 5। 5 के बाद आई हैव ऑप्शंस 3 6 एंड 4। ये तीनों 5 के चाइल्ड हैं। मैं 6 पे जा रही हूँ क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट पाथ क्या दिख रहा है, लॉन्गेस्ट पाथ मेरे को ये दिख रहा है। यहाँ पे जाके मेरे को बैक ट्रैक करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके मुझे फिर से बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैं 6 पे जाऊँगी। 6 के बाद 7। ट्री में हमारा मोटिव होता है इस ट्री आपको बनाना आता होगा कि हमारे सारे नोड्स कवर हो जाएं विद मिनिमम एजेस 8। तो अभी सारे नोड्स कवर हो गए, बस एक नोड बचा है विच इज़ 4। तो 4 मैंने पहले बना दिया। अब मुझे दिख रहा है क्लियरली 4 को इंक्लूड करने के लिए मुझे ये वाली एज को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये बन गया है डीएफटी इस ग्राफ का। ये क्या है, डीएफटी आपके आगे। अब मेन पॉइंट जो मुझे आपको समझाना था गाइज़ वो ये था कि ट्री एज क्या होती है, जो एज ट्री में आती हैं। तो जितनी भी एजेस ट्री ये डीएफटी में आ रही हैं, जितनी भी एजेस ट्री में आ रही हैं ये सारी ट्री एज हैं। तो इस ग्राफ में जितनी भी एजेस ट्री में आ गई वो सारी ट्री एज हो जाएंगी। तो गाइज मार्क कर लेते हैं, 1 से 2 ट्री एज होगी। मैं इसको ओवरराइट कर देती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये मेरी ट्री एज है। 2 से 5 मेरी ट्री एज है। 5 से 4 मेरी ट्री एज है। 5 से 6 मेरी ट्री एज है। 6 to 7 इज़ ट्री एज एंड 7 to 8 इज़ ट्री एज। तो गाइस बहुत ही सिंपल, ट्री एज को समझना तो बहुत ही सिंपल है। सॉरी, वन थिंग विच आई लेफ्ट इज़ 3 रह गया। तो इसमें क्लियरली 5 के पास मेरे पास 3 को इंक्लूड करने के सिर्फ ये वाली एज दिख रही है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्योंकि हम बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करके पहले 5 आएगा तो 5 के बाद 3 एक्सप्लोर हो जाएगा। तो डीएफटी में 3 भी आएगा और ये भी हमारी ट्री एज हो जाएगी। तो गाइज़ जितनी भी ट्री एज हैं उनको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है और उनके आगे टी लिख दिया है। तो गाइज़ अब आपको समझ आ चुका होगा कि ट्री एज कौन सी होती हैं। जब ग्राफ का हम डीएफटी या बीएफटी बनाते हैं उसमें जितनी भी एजेस आती हैं वो सारी एजेस को हम ट्री एज कहते हैं। तो उसी के साथ नॉन ट्री एज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिमेनिंग जितनी भी एजेस बची हैं ये सारी एजेस जो हैं नॉन ट्री एज कहलाएंगी। तो चलिए एक बार हम लिख लेते हैं अच्छे से, ट्री एज और नॉन ट्री एज इस क्वेश्चन में क्या होंगी। तो ट्री एज होने वाली हैं हमारी 1 से 2, 2 से 5, 5 to 4, 5 to 3, 5 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8। ये सारी ट्री एजेस हैं, ठीक है।
उसी के साथ नॉन ट्री एजेस क्या क्या होंगी, नॉन ट्री एज हो जाएगी 1 से 3, 2 से 4, 4 से 5, 4 से 6, 4 से 8, सॉरी 4 to 6, 3 to 7 एंड 3 to 8। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास नॉन ट्री एजेस है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 हमारे पास नॉन ट्री एजेस हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेस आती हैं जिन पे क्वेश्चन बनता है, फॉरवर्ड, क्रॉस एंड बैक एजेस, उनको समझते हैं गाइस। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉरवर्ड एज। गाइस अब पढ़ते हैं फॉरवर्ड एज की डेफिनेशन। इट इज़ अ नॉन ट्री एज। सबसे पहली कंडीशन है कि नॉन ट्री एज होनी चाहिए। तो जब आपसे क्वेश्चन में फॉरवर्ड एज पूछी जाए तो आपको सबसे पहला काम जो करना है, आपको फिल्टरिंग कर लेनी है नॉन ट्री एज की। आपको सिर्फ नॉन ट्री एजेस में चेक करना है। तो पहला कंडीशन नॉन ट्री एज। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा नॉन ट्री एज क्या होती है। यू कॉमा वी सच डैट देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन यू एंड वी इन द ट्री। आप इसको यू एंड वी की जगह यू टू वी कर लीजिए, इसको एरो लगा के यू टू वी, ये ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो गाइज़ अब हम एक एक करके सारी नॉन ट्री एजेस को चेक करेंगे, इसमें से कौन सी एज जो है हमारी फॉरवर्ड एज है। अब हम आते हैं 1 2 3, 1 से 3 वाली एज, यू कॉमा वी। ग्राफ में देखिए, फर्स्ट कंडीशन नॉन ट्री सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन यू टू वी। यू टू वी मतलब 1 से लेके 3 तक एक पाथ होना चाहिए। आप बोलेंगे पाथ तो है, फॉरवर्ड हो गया, पर ये वाला पाथ नहीं देखना है, पाथ देखना है इन द ट्री। गाइज ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसी डेफिनेशन में। आपको ट्री पे इवेल्यूएशन करना है एजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ना कि ग्राफ पे। आप एज पिक करेंगे ग्राफ में से, मतलब नॉन ट्री एज होनी चाहिए, और इवेल्युएट करेंगे उसको ट्री पे। तो क्या बोला, देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन यू टू वी। हमने कौन सी एज को देखा, 1 से 3। तो क्या 1 से 3 के बीच आपको पाथ दिख रहा है, 1 से 3 जाने का रास्ता है। हाँ गाइस, रास्ता एग्जिस्ट करता है। 1 से 2, 2 से 5, 5 से 3, तो हम 1 से 3 पहुँच सकते हैं। तो ये वाली एज फॉरवर्ड एज हो जाएगी। अब चेक करते हैं 2 to 4। 2 से 4 आ जाइए इस वाले पे, नॉन ट्री एज है, सेटिस्फाइड। गाइज हम सारी नॉन ट्री एजेस देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप आगे 3 डेफिनेशन देखें तो तीनों में नॉन ट्री एजेस ही होनी है, तो हम इस पे ही इवैल्यूएशन करेंगे। 2 to 4, क्या 2 से 4 के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है, ट्री के अंदर। डेफिनेशन देखिए, पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट अ पाथ एंड ट्री। तो ट्री पे हम आए, 2 to 4, 2 से 5 जाएंगे, 5 से 4 जाएंगे। हाँ हमारे पास 2 से 4 जाने का पाथ है, तो ये वाली एज भी हमारी फॉरवर्ड एज हो जाएगी। अब चेक करते हैं 4 to 5। 4 to 5 नॉन ट्री एज है, सेटिस्फाइड। क्या 4 से 5 जाने का रास्ता है हमारा ट्री के अंदर, जी नहीं। हमारे पास 5 से 4 जाने का पाथ है, पर 4 से 5 जाने का पाथ नहीं है, तो ये हमारी फॉरवर्ड एज नहीं होगी। 4 to 6, क्या 4 to 6 हमारे पास जाने का पाथ है ट्री में, नहीं है, ये भी फॉरवर्ड एज नहीं होगी। 4 to 8 पाथ नहीं है, नहीं होगी फॉरवर्ड एज। 3 to 7, 3 to 7 हम नहीं जा सकते ट्री के अंदर, नहीं होगी। 3 to 8 हमारे पास 3 से 8 जाने का भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो गाइस फॉरवर्ड एज आपको अब समझ आ चुकी होंगी, सिर्फ यही दो जो हैं हमारी फॉरवर्ड एज हैं। फॉरवर्ड एज को मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देती हूँ ग्राफ के अंदर, 1 2 3 एंड 2 to 4, और मैं इस पर F लिख देती हूँ फॉर योर क्लैरिफिकेशन। ओके गाइस, आई होप आपको फॉरवर्ड एज समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट इज़ क्रॉस एज। तो गाइस ये हमारी हो चुकी है फॉरवर्ड एज, ये हमारी हो चुकी है फॉरवर्ड एज। अब चेक करते हैं 4 to 5। तो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। नॉन ट्री एज
सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, विच कनेक्ट टू नोड्स u कॉमा v, इसमें u हमारा 4 है, v हमारा 5 है, सच डैट नाइदर ऑफ देम इज एंसेस्टर ऑफ अदर इन द ट्री। यहाँ पे भी नोट करने वाली पॉइंट है ट्री में। उसमें क्या बोला है कि कोई भी एक दूसरे का एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 4 और 5 को देखें तो 4 और 5 हमारा अगर हमारे ट्री में देखें तो 5 तो 4 का एंसेस्टर है। अगर ये एंसेस्टर है तो 4 to 5 हमारी क्रॉस एज नहीं होगी, तो ये हमारी क्रॉस एज नहीं होगी। अब हम चेक करते हैं 4 to 6। 4 to 6 नॉन ट्री एज, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट कंडीशन u कॉमा v शुड नॉट बी एंसेस्टर ऑफ ईच अदर इन द ट्री। ट्री में आइए 4 से 6, क्या ये एक दूसरे के एंसेस्टर हैं? एंसेस्टर क्या होता है गाइज, आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ पता होगा। एंसेस्टर होता है कि एक तरीके से पेरेंट या जनरेशन ऑफ पेरेंट। तो 4 to 6 आप देख के बता सकते हैं ये एक तरीके से सिबलिंग्स हैं, इन दोनों का पेरेंट कॉमन है। जैसे 4 का एंसेस्टर 5 है क्योंकि 4 का पेरेंट 5 है, 2 भी 4 का एंसेस्टर कहलाएगा क्योंकि वो उस चेन में एग्जिस्ट करता है। भाई एक तरीके से फादर का फादर इज़ अ ग्रैंडफादर, तो वो एंसेस्टर हो गया, पेरेंट ही हो गया एक तरीके से। बट अगर आप 4 और 6 को देखें तो ये एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, तो ये सिबलिंग्स हो गए, ये एंसेस्टर्स नहीं हुए एक दूसरे के। तो कंडीशन यहाँ पे 4 to 6 के लिए सेटिस्फाई हो गई। क्या कंडीशन है? नॉन ट्री एज होनी चाहिए और ट्री के अंदर चेक करना है गाइस, इसके अंदर चेक नहीं करना है। अगर आप इसके अंदर चेक करेंगे ग्राफ के अंदर तो 4 और 6 एक दूसरे का एंसेस्टर है। 4 हमारा पेरेंट है 6 का ग्राफ के अंदर, बट हमें ट्री के अंदर चेक करना है। तो ट्री में आप चेक करेंगे तो 4 हमारा एंसेस्टर नहीं है 6 का, और ना ही 6 हमारा 4 का एंसेस्टर है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड फॉर दिस एज। तो क्रॉस एज हमारी 4 to 6 हमारी क्रॉस एज हो जाएगी, ये भी हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं 4 to 8, सेम कंडीशन गाइस चेक करेंगे। क्या 4 से 8 कोई एक दूसरे का पेरेंट नज़र आ रहा है गाइस? नहीं। अगर आप इसको भी चेक करें तो ये इस तरफ एक्सटेंड हो रही है, ये भी एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं और ये चाइल्ड की लोअर मोस्ट जनरेशन है, ये एक तरीके से सिबलिंग ही हो गया। इनका पेरेंट कॉमन है तो ये सिबलिंग हो गए। 4 to 8 क्या है हमारा? सिबलिंग है। तो 4 to 8 भी क्या हो गई हमारी? क्रॉस एज हो गई। गाइस एंसेस्टर नहीं होने चाहिए, नाइदर ऑफ देम इज एंसेस्टर। यहाँ पे जो पॉइंट नोट करना है वो ये है, नाइदर ऑफ देम एंसेस्टर और इन ट्री, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके गाइस, अब नेक्स्ट हमारी आती है एज 3 to 7। सेम चेक करेंगे, क्या 3 और 7 हमारे एंसेस्टर एक दूसरे के? नहीं हैं, क्योंकि इनके भी जब हम मैच कराएंगे ऐसे, जब आप ट्रैवल करोगे और देखोगे तो इनका पेरेंट कॉमन है। पेरेंट जहाँ कॉमन होता है वो एक दूसरे के सिबलिंग्स हो जाते हैं। अगर वो चेन में होता और चेन में अगर 3 7 के ऊपर होता तो वो हम कह सकते थे वो उसका एंसेस्टर है, बट यहाँ पे ये दोनों सिबलिंग्स हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं, 3 से 7 भी क्रॉस एज हो जाएगी। सिमिलरली गाइस फॉर 3,8, 3 और 8 भी हमारे एंसेस्टर नहीं है, ये दोनों भी सिबलिंग्स हैं क्योंकि ये एक ही पेरेंट से 2 चाइल्ड जनरेट हो रहे हैं और उस चाइल्ड में, और ये उस चेन का चाइल्ड है। तो 3 to 8 भी हमारी क्रॉस एज हो गई है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट टू लास्ट हमारी कैटेगरी है, वो है हमारी बैक एज की। उससे पहले ग्राफ में जितनी भी क्रॉस एज हैं उनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको इजी हो समझने में। तो उनको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करती हूँ जितने भी क्रॉस एजेस हैं। 4 to 6 हमारी क्रॉस एज है। ओके गाइस, ब्लू और ग्रीन में डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा आपको, लेट मी चेंज द कलर, ब्राउन विल बी द गुड वन। फोर से 6, 4 से 8, 3 से 7 एंड 3 से 8। ये क्या है हमारी क्रॉस एज, मैं सी से भी डिनोट कर देती हूँ इसको। ओके गाइस, तो अब बहुत ही सिंपली आपको समझ आ रहा होगा, जो एज बची है वो हमारी बैक एज है, ये हमारी बैक एज है। बट कैसे, उसके पीछे भी हम डेफिनेशन के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये बैक एज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। बैक एज हमारी क्या है? 4 to 5। तो गाइस बैकेज की डेफिनेशन क्या बोलती है? बैकेज बोलता है नॉन ट्री एज। ठीक है भैया, नॉन ट्री एज है हमारी, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है ये? सच डैट। अब भाई ये देखिएगा,
ये बोल रहा है नॉन ट्री एज यू कॉमा वी इन द ग्राफ। यू हमारा ये है, यू है गाइज ये, और ये वी है। यू हमारा 4 है, वी हमारा 5 है। अब ये बोल रहा है सच डैट वी मतलब 5 इज एंसेस्टर ऑफ नोड यू इन द ट्री। मतलब ये बोल रहा है आप ट्री पे आओ और चेक करो कि जो वी है हमारा ग्राफ में वो हमारे यू का पेरेंट होना चाहिए ट्री में। तो गाइज वी क्या है हमारा, वी हमारा ये है, यू हमारा ये है, 4 है हमारा यू। तो 5 आप देख रहे हैं डीएफटी में पेरेंट है 4 का। तो गाइस सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन बैक एज वाली कि u कॉमा वी इज अ नॉन ट्री एज ऑफ ग्राफ सच डेट वी इज एन एंसेस्टर ऑफ u इन द ट्री। तो 5 जो है एंसेस्टर है, पेरेंट है 4 का, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए 4 to 5 एज क्या है, 2 5 लगाने का मतलब है 4 से स्टार्ट हो रही है और जो एरो है वो 5 की तरफ है। तो आप देखेंगे तो ये बैक एज है, 4 to 5 जो है हमारी बैक एज हो गई। ओके गाइस, तो और दूसरी कंडीशन ये भी जो थी प्रेजेंस ऑफ बैक एज इंडिकेट साइकिल इन द ग्राफ, ये चीज़ भी ट्रू है, इस ग्राफ के अंदर साइकिल है। तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपके अभी तक जितने भी डाउट्स थे क्रॉस बैक और फॉरवर्ड एज को लेके वो क्लियर हो गए हों। और आई होप आप जितने भी क्वेश्चंस आए उनको अच्छे से कर लें। गाइज अभी एक चीज़ और बाकी है, मेरे को आपको एक चार्ट शो करना है जिससे आपको वो याद हो जाए कि कौन से डायरेक्टेड बीएफएस या इनडायरेक्टेड डीएफएस में कौन सी एजेस होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। तो गाइज चलिए एक बार उस चार्ट को देख लेते हैं। गाइस चार्ट देखने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे आपको बतानी है। अगर कोई एज क्रॉस एज है, अगर यू कॉमा वी एज क्रॉस एज है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि डिस्कवर टाइम ऑफ वी इज़ ऑलवेज लेस देन डिस्कवर टाइम ऑफ यू। डिस्कवर टाइम आपको समझ आ रहा होगा। डिस्कवर टाइम बेसिकली होता है जब हम फर्स्ट टाइम किसी नोड को विजिट करते हैं, फर्स्ट टाइम उसको उस पर जाते हैं, तो वो टाइम कॉल्ड, दैट टाइम इज़ कॉल्ड डिस्कवर टाइम। तो आप देख सकते होंगे एग्जांपल में जितनी भी क्रॉस एजेस हैं उन क्रॉस एजेस को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे 4 to 6 है तो 4 बाद में विजिट किया होगा, 6 हमने पहले विजिट किया होगा ट्री बनाते वक्त। तो ये बात ट्रू है। हमने ट्री कैसे बनाया था, हमने ऐसे 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 ट्रैवर्स किया, ऐसे लॉन्गेस्ट पाथ कवर किया, ऐसे गए, फिर हम बैक ट्रैक किए, बैक ट्रैक करके फिर हमने हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम ये एक्सप्लोर कर लेते या फिर ये एक्सप्लोर कर लेते। तो इसका मतलब पहले 6 विजिट हुआ, उसके बाद 4 विजिट हुआ। सिमिलरली अगर 3 to 7 वाली एज देखें तो हमने डिस्कवर करते वक्त ऐसे आए, पहले 7 डिस्कवर हुआ, उसके बाद हम बैक ट्रैक करें और फिर 3 पे गए। तो डेफिनेटली 3 को हमने बाद में विजिट किया है और 7 को हमने पहले। तो डी ऑफ 3 विल बी ग्रेटर देन डी ऑफ 7। अब आप बोलेंगे कि हम पहले ऐसे भी जा सकते थे, फिर हम ऐसे आ सकते थे, तो उस केस में तो 3 ग्रेटर हो जाएगा। तो गाइस उस केस में फिर ट्री ये नहीं बनेगा, ट्री कुछ और बनेगा। जब आप ऐसे ट्रैवर्स करोगे, 3 पे आओगे, तो 3 का चाइल्ड यहाँ पे 7 है, तो ये वाली एज फिर एज अ ट्री एज काउंट हो जाएगी। फिर उस केस में ये सारी कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, कुछ और नॉन ट्री एज होंगी, कुछ और फॉरवर्ड एजेस होंगी, ये केस नहीं होगा। तो उस केस में सारी कंडीशन अलग हो जाएंगी और फिर 3 to 7 क्रॉस एज भी नहीं रहेगी, वो ट्री एज बन जाएगी। इसीलिए ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है और ये प्रॉपर्टी होती है। अब आते हैं चार्ट पे। तो गाइज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट जो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली ऐसे ही आता है कि बीएफएस के डायरेक्टेड में क्या होगा, डीएफएस के अनडायरेक्टेड में क्या होगा। ऐसे कहने का मतलब ये है कि जब हम इस ग्राफ पे बीएफएस लगाएंगे, डायरेक्टेड ग्राफ पे बीएफएस लगाएंगे, तो जो ट्री बनेगा उससे हमें क्या क्या एजेस ऑब्टेन हो सकती हैं। सिमिलरली अगर हम किसी अनडायरेक्टेड ग्राफ पे डीएफएस या बीएफएस लगाएंगे तो क्या क्या एजेस हो सकती हैं, यील्ड। तो अब आपको क्या याद रखना है, आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक भी बताऊंगी इस चार्ट को याद रखने की। सबसे पहले डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड आपको ऐसे इमेज बना लेनी है इस चार्ट की। डी यू, डी अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो इसलिए लेफ्ट साइड पहले डी, राइट साइड यू। सिमिलरली बी पहले आता है, डी बाद में आता है, तो बी डी ऐसे याद रखना है आपको। उसके बाद आपको याद रखना है राइट साइड अनडायरेक्टेड ग्राफ में ट्री एज, तो गई सब में होगी, ट्री एज बेसिकली सब में होगी, आपको याद रखना है। अनडायरेक्टेड के बीएफएस में क्रॉस एज होती है और डीएफएस में बैक एज होती है। फॉरवर्ड एज सिर्फ और सिर्फ बीएफएस के डायरेक्टेड में होती है और किसी में नहीं होती है। ये एक तो इस कंक्लूजन, तो पहला कंक्लूजन क्या निकला, फॉरवर्ड एज
is only in DFS directed. ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है बी के बाद सी आता है तो बी सी क्रॉस एज आएगा BFS में और DFS में बैक एज आएगा। ऐसे डायरेक्टेड के BFS में बैक और क्रॉस फॉरवर्ड नहीं आती है। तो गाइस इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और याद करके जाइएगा एग्ज़ाम टाइम पे। इस पे रिसेंटली क्वेश्चंस गेट में आना स्टार्ट हो गए हैं और ये टॉपिक बहुत ही कम ट्यूटोरियल्स में अवेलेबल है। तो गाइज़ आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्यों डायरेक्टेड BFS में फॉरवर्ड एज नहीं आ सकती है, क्यों DFS अनडायरेक्टेड में बाकी एजेस क्रॉस या फॉरवर्ड एज नहीं आ सकती है। ये चीज़ मैं आपको और डिटेल में एग्जांपल्स लेके प्रॉपर अच्छे से बताऊंगी। गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आपका सपोर्ट और रिस्पॉन्स मेरे को मोटिवेशन देगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाने का। थैंक यू।